नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखो, इससे पहले मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ा दिया था जिसका नाम है परिवहन और संचार। परिवहन और संचार, तो ये आपका चैप्टर था जो मैंने आपको करा दिया। ठीक है, कंप्लीट हो गया है। चैप्टर का नाम है 8, यानी चैप्टर हमारा 8 है जिसका नाम है परिवहन संचार। इसका हम इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि कई बोर्ड एग्जाम में रिपीट है। बाकी आप प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, वो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं आके, तो वहाँ से आपको अंदाजा मिल जाएगा कि प्रीवियस ईयर के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं। तो बाकी जो है आपको मैं इसमें ये बता दूंगा, जो क्वेश्चन रिपीट हैं बोर्ड एग्जाम में, पिछली बार आ चुके हैं, ठीक है, कई बार आ चुके हैं, तो वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बताऊंगा बहुत ही इजी लैंग्वेज में। ठीक है, बहुत ही ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके लिए खजाना होगा। तो आप वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें और बिल्कुल विस्तार से देखें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और आप वीडियो को बिल्कुल ऐसे देखना ताकि आपको पर्सन समझ में आए। और बाकी आप नोट्स बना सकते हो, लिख सकते हो। आप एक कॉपी निकाल लो, उस पर आप नोट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपको कुछ काम करने हैं। पहला आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक प्ले लिस्ट का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, प्ले लिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्ले लिस्ट मिल जाएंगे। अगर आपको ज्योग्राफी का सभी वीडियो देखना है चैप्टर के, मान लो आपको परिवहन और संचार का चैप्टर का वीडियो देखना है तो आप इसमें देख सकते हो। अगर आपको हिस्ट्री का न्यू कोर्स ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो। पॉलिटिकल का न्यू कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, फिजिकल का कर सकते हो, हिंदी इलेक्टिव का कर सकते हो, सभी आप ज्वाइन कर सकते हो यहाँ से। ये पेज दिखाने का मेरा मकसद यही है कि आपको प्ले लिस्ट के बारे में जानकारी मिले और आप इन सभी वीडियो को यहाँ से देख सकें ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। अब देखो, आपका कोई भी सवाल रहता है, कोई भी क्वेरी रहता है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। ठीक है, यूजर नेम जो होता है ना इंस्टाग्राम का, वो यहाँ लिखा हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हो। और इसको ही जो है आप इंस्टाग्राम पे सर्च करके प्रोफाइल सेक्शन पे आकर वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो और आप मुझसे कुछ भी पर्सनली पूछ सकते हो। बाकी मैं बहुत ही प्रयास करूंगा आपके कुछ भी सवाल का, जो भी आपका सवाल है उसके जवाब देने का। ठीक है, और यहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करके हमारे ग्रुप को डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे आपको NCERT स्टडी पॉइंट हमारा जो चैनल है, इसका जो ये जो हमारा चैनल है इसका लिंक है। ठीक है, इस पर आप क्लिक कर दोगे तो आप हमारे सीधे चैनल पे पहुंच जाओगे। इससे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा और आप डायरेक्ट कुछ भी देख सकते हो हमारे चैनल पे वीडियो। ठीक है, और आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इसको सबसे पहले ज्वाइन करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है ये। ठीक है, ग्रुप हमारा टेलीग्राम ऐप पर है, ग्रुप का नाम है a.k NCERT स्टडी पॉइंट। ठीक है, ऐसे सर्च करोगे ऊपर आ जाएगा, इसको आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, देखो हम वीडियो फटाफट शुरू करते हैं वरना वीडियो लंबा हो जाता है। इससे पहले कराए गए सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लो, कौन कौन से चैप्टर्स के मैंने वीडियो बना रखे हैं, अपलोड कर रखे हैं। देखो, आपके टोटल चैप्टर बताऊं तो इस बुक से टोटल आपके एक तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8, टोटल आपके 8 चैप्टर हैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के बुक में से। ठीक है, पहले चैप्टर का मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया है, आप इसको देख लें, हमारे प्ले लिस्ट पे मिल जाएगा। ठीक है, आप ज्योग्राफी न्यू कोर्स क्लास 12 पे जाओगे तो वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा, उसको आप देख लें। और दूसरा आपको जो था विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि, ये मैंने आपको करा रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, आएंगे जरूर। चौथा चैप्टर आपका है मानव विकास, वैसे आपका ये अभी तीसरा चैप्टर है। ठीक है, अभी तीसरा चैप्टर है, तो ये इसका मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया है। पांचवा जो आपका चैप्टर है प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक और चतुर्थक क्रिया, इन तीनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे अपना ये क्वेश्चन जो हमारा है, इसको परिवहन और संचार, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं एक अंक वाले प्रश्न। ठीक है, तो एक अंक वाले में क्या पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है कि परिवहन का अर्थ क्या है, या फिर संचार, ऐसा हम पूछ सकते हैं जिसका आंसर एक शब्दों में दिया जा सके। ठीक है, एक शब्दों में जिसका आंसर आप दे सको, वो आते हैं एक अंक वाले प्रश्न के कैटेगरी में। ठीक है, तो पहले हम इसी को समझ लेते हैं। एक अंक वाले आपके बहुत ही कम प्रश्न बनते हैं, MCQ बनते हैं ज्यादा। MCQ के लिए ऊपर मैं एक बहुत ही बड़ा वीडियो बनाऊंगा MCQ, जिसमें मैं आपको इस चैप्टर का बिल्कुल MCQ क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसमें आप सिर्फ समझो अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग और शॉर्ट। MCQ के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा।
तो देखो यहाँ समझते हैं साइबर स्पेस का क्या अर्थ है। जो साइबर स्पेस आपको शब्द दिख रहा है इसका अर्थ क्या है। देखो विद्युत धारा कंप्यूटर जो कृत है स्पेस उसका संसार है और इसे इंटरनेट भी कहा जाता है। तो साइबर स्पेस का मतलब क्या होता है, इंटरनेट कहते हैं इसको हम। जो आपके मोबाइल में इंटरनेट होगा उसको ही हम कहते हैं। कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है एक तरह से, पूरा कंप्यूटर के ऊपर ही एक तरह से ये निर्मित एक तरह से पूरा निर्भर है ये, और इसे हम इंटरनेट भी कहते हैं। तो ये आपका हो गया एक अंक का प्रश्न, जिसको आप इतने शब्दों में लिख सकते हो। कौन से दो शहर ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग द्वारा जोड़े गए हैं? तो वैंकूवर और सेंट जॉन, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इसके जो दोनों छोरे हैं, ठीक है, दोनों जो साइड है उसको जोड़ते हुए ईजी से पार हो जाते हैं साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है। जर्मनी के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग का नाम बताइए। एक अंक में प्रश्न आ जाएगा, 1 × 1 = 1। तो राइन जलमार्ग आ जाएगा आपका आंसर, जो जर्मनी से सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग आता है उसके साइड से। ठीक है, ये आपका 1 अंक वाला था। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, यानी इस चैप्टर के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे चीज हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको समझना चाहिए। इसी को हम तथ्य कहते हैं, यानी किसी के ऊपर भी कुछ कहना। ठीक है, तथ्य। तो ये देखो पहला आपका बन जाएगा सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है। सीधा आपका 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, ये 1 नंबर का बता रहा हूं आपको। इसमें आ सकता है कि सर्वाधिक सड़क घनत्व का वाला जो महाद्वीप है वो कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए उत्तरी अमेरिका है, जो उत्तर साइड में आप देखोगे। ठीक है, मैप में आप देख सकते हो। और बाकी उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाला जो महामार्ग है वो कौन सा है, पार अमेरिकन। ये महामार्ग है जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को आपस में मिलाता है, जोड़ता है। ठीक है, पार अमेरिकन बोलते हैं इसको। सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला देश कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम अमेरिका कह रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, वैसे उसका पूरा नाम ही है। सघनतम रेल तंत्र वाला महाद्वीप कौन सा है, आप कहोगे यूरोप। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो रखे हैं ये सभी। दक्षिणी अमेरिका का महाद्वीप पारीय रेल मार्ग कौन सा है, तो व्यूनस आयस से जो वालपैराइजियो तक जो इलाका है वो इसका के अंडर आता है एक तरह से। ठीक है, विश्व का व्यस्तम व्यापारिक जलमार्ग कौन सा है, तो उत्तरी अंटार्कटिक समुद्र मार्ग, वृहद ट्रक मार्ग भी कहते हैं इसको। विश्व के कुल वायु मार्गों के 60% भाग संयुक्त राज्य अमेरिका का है, और बाकी प्रयोग इसमें करने वाला देश जो है वो यही है। उत्तरी अमेरिका में जो प्रसिद्ध है वो स्थित पाइपलाइन वो कौन सा है। देखो उत्तरी अमेरिका जो है उसमें एक प्रसिद्ध पाइपलाइन वहां पर मौजूद है। वो पाइपलाइन का नाम क्या है, तो बिग इंच उसका नाम है। ठीक है, बिग इंच। भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा है, आर्यभट्ट। ठीक है, प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर को जोड़ने वाला जो नहर है वो कौन सा है, पनामा नहर। और मैं आपको बता दूं पनामा नहर के ऊपर मैं आपको अभी आगे बताता हूँ, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पनामा नहर। ठीक है, ये आपका एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं आपको आगे बताता हूँ। तो आगे चलो, देखो अब हम समझते हैं 3 अंक वाले प्रश्न, जो 3 अंक में आ सकते हैं। 3 × 1 = 3, वो कौन कौन से हैं। देखो 3 अंक वाले प्रश्न जो होते हैं ना उसको आपको सब लिखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तो आप उसको समझो। देखो सड़क परिवहन और रेल परिवहन की अपेक्षा में बेहतर कैसे है। देखो जो सड़क परिवहन होता है, यहाँ फोटो देखो, जो सड़क परिवहन होता है मैं आपको बिल्कुल विस्तार से बता रहा हूँ। सड़क परिवहन होता है और रेल परिवहन होता है। तो सड़क परिवहन रेल परिवहन के सहायता से सड़क परिवहन इतना महत्वपूर्ण, इतना अच्छा क्यों होता है, रेल परिवहन अच्छा क्यों नहीं होता है। तो देखो सड़क परिवहन जो है वो व्यक्तियों या वस्तुओं को घर तक पहुंचा सकता है, लेकिन जो रेल जो हमारा परिवहन है वो घर तक नहीं पहुंचाया जा सकता, वो स्टेशन तक पहुंचा सकते हैं। जबकि रेल मार्ग जो है उन्हें निश्चित स्थान तक ही ले जाना होता है। आप सोचो, जो सड़क पे जो वाहन चलते हैं वो आपको घर से उठाते हैं और जगह तक ले जाते हैं, या फिर जगह से उठाते घर तक ले जाते हैं। लेकिन जो रेल मार्ग है वो आपको जो है एक निश्चित जगह से उठाएगा और एक स्टेशन तक ले जाएगा, ज़्यादा अंदर घर तक तो आपको नहीं ले जाएगा वो।
आप सोचो घर तक आ जाए, नहीं आ सकता ना। सड़कों का निर्माण पहाड़ी और अन्य दुर्गम क्षेत्रों में भी हो सकता है ना। सड़क जो है वो कहीं भी बनाया जा सकते हैं, लेकिन पटरी कहीं नहीं बिछाया जा सकता। पटरी बिछाने के लिए हमको प्लेन जगह चाहिए, ठीक है, ईंटें चाहिए जो वहाँ आजू बाजू गिरे रहते हैं ईंटें। तो इसलिए जो है ना, सड़क परिवहन रेल परिवहन की सहायता से सड़क परिवहन को सबसे प्रमुख माना जाता है, सबसे लाभकारी होता है रेल परिवहन के मुकाबले। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये छोटी छोटी दूरियों को तय करने के लिए सड़क मार्ग सबसे प्रभावशाली है, लेकिन ट्रेन आप सोचो, एक बार अगर चलना शुरू करता है तो उसको रुकने में कम से कम 10-15 मिनट लग जाते हैं। ब्रेक मारेगा लेकिन रुकेगा तुरंत नहीं, वो धीरे 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 रुकता है। लेकिन परिवहन जो हमारा सड़क परिवहन होता है वो एक बार ब्रेक मारता है तुरंत रुक जाता है। तो ये भी एक फायदा है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप दोनों को मिक्स करो और समझो। देखो, ये जो सड़क परिवहन है इस पे गाड़ियां चलती है, ठीक है, ये पटरी है, इस पे ट्रेन चलता है। अब इस सड़क पे जो गाड़ियां चल रही है ये ट्रेन के मुकाबले इतना अच्छा क्यों है? तो आप कह दोगे सड़क पे जो गाड़ियां चलती हैं वो घर से घर तक पहुंचा सकते हैं, उस सामान को, व्यक्ति को पहुंचा सकते हैं, ये तुरंत रुक जाता है। ये सब आप विशेषता बताओगे किसका? सड़क परिवहन का, क्योंकि यहाँ सड़क परिवहन प्रमुख है। अब हम जानते हैं दूसरे प्रश्नों। देखो, महामार्गों की परिभाषा दीजिए और देते हुए कहिए कि प्रमुख विशेषता इनकी क्या क्या है ना। जैसे आप एक तरह से मान सकते हो, जो महामार्ग है ये प्रमुख क्यों है, इसका अर्थ क्या है और बाकी इसकी विशेषता क्या है। देखो, महामार्ग वे पक्की सड़कें होती हैं जो दूर स्थित स्थानों तक एक तरह से मिलाती है उनको। इनकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, महामार्गों को अबाधित यातायात की सुविधा प्रदान करने के लिए इन पर जो फ्लाईओवर बनाए जाते हैं वो यथासंभवतः लाल बत्ती नहीं रखी जाती। यहाँ पर कोई लाल बत्ती नहीं होता। ये सड़कें जो है गति अवरोधकों से मुक्त एवं कई लेन देन वाली इलाके में आती है और बाकी इनकी चौड़ाई लगभग 80 मीटर हो जाती है। ये सड़कें जो है देश के प्रमुख नगरों पत्तनों को मिलाती हैं आपस में। इन सड़कों के किनारे जो है रेलिंग लगी होती है और ताकि जो कहीं भी ये जो है ना क्रॉस कर सकते हैं। यातायात निर्बाध गति बहुत ही तेज होता है यहाँ से। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। और बाकी देखो, ये आपका प्रश्न है इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2009 के बोर्ड एग्जाम में, 2011 के बोर्ड एग्जाम में ये पूछ रखा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी 2010 के बोर्ड में आ रखा है। देखो, क्वेश्चन वही है, ये चारों क्वेश्चन वही है, इसका आंसर भी वही होगा, लेकिन पूछने का तरीका बदल रखा है। इसमें किसी और तरीके से पूछा हुआ है, इसमें किसी और तरीके से पूछा हुआ है, इसमें किसी और तरीके से पूछा हुआ है, इसमें किसी और तरीके से पूछा गया। देखो, क्वेश्चन वही है, पूछने का लैंग्वेज चेंज है। आंसर भी इसका एक ही बनेगा, आंसर भी इसका सेम टू सेम बनेगा, इन चारों का सेम ही आंसर बनेगा, लेकिन पूछने का तरीका यहाँ पे बदल चुका है। क्वेश्चन पूछने का कुल मिलाकर मतलब इसका यही है कि पनामा नहर की विशेषता बताओ। अब देखो यहाँ पे कैसे पूछा है, मनुष्य निर्मित महत्वपूर्ण नहर परिवहन का नाम बताइए जो अंटार्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इस नहर की विशेषता बताइए। देखो, अब कौन जोड़ती है? पनामा नहर जोड़ती है। कुल मिला के इस प्रश्न में जो है आपको पनामा नहर का नाम नहीं दिया। क्वेश्चन पूछने वाले भी चालाक होते हैं थोड़े, ये आप समझो, वो घुमा के प्रश्न पूछते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको सीधा बोल दिया कि पनामा नहर की विशेषता बताओ, लेकिन यहाँ पे वही चीज बोल रहा है, लेकिन कैसे बोल रहा है कि जो मानव निर्मित महत्वपूर्ण परिवहन नहर है वो उसके नाम बताओ जो अंटार्कटिक महासागर से लेकर प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ते हैं। अब वो आंसर तो पनामा नहर है, लेकिन इन्होंने नाम नहीं बताया पनामा नहर का, यानी क्वेश्चन हार्ड कर दिया इन्होंने। ठीक है, क्वेश्चन हार्ड कर दिया, इन्होंने नाम ही नहीं बताया पनामा नहर का। तो यहाँ पे आप पनामा नहर कैसे जानोगे? आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको समझ में आ जाएगा पनामा नहर है, आप विशेषता बता रहे हो, नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन कई बार वो ऐसे पूछते हैं पनामा नहर की विशेषता बताओ, ठीक है, आपको पूरा बता दिया। तो ऐसे ही लैंग्वेज चेंज होता है, आपको समझना पड़ता है कि इसका आंसर क्या होगा। अब हम इन चारों के आंसर के ऊपर बढ़ते हैं। देखो, आंसर आपका यही होगा। पनामा नहर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के मध्य 72 किलोमीटर लंबी है। इस नहर के कारण उत्तरी अमेरिका ने पूर्व यूरार्क जो है एवं पश्चिम स्थित जो जल परिवहन है वो 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है वहां से। इसी तरह पश्चिमी यूरोप
एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट की दूरी जो है वो कम हो गई है। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों के मध्य आसानी से परिवहन हो पाता है। यह नहर दक्षिणी अमेरिका के राष्ट्रीय मध्य व्यापार के बीच सहायक भी होता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, विशेषता हो जाएगा पनामा नहर का। और मैंने आपको पीछे कहा था कि आपको मैं पनामा नहर का पूरा विस्तार से बताऊंगा। देखो आप पीछे एक बार समझ लो। देखो यहाँ पे मैंने आंसर आपको बताया था ना, यहाँ पर देखो पनामा नहर। तो मैंने आपको कहा था कि आगे बताऊंगा, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसकी विशेषता है ये। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वायु परिवहन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, बताओ। क्वेश्चन क्या है समझो। देखो अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है ना, पहले आप ये समझो व्यापार क्या होता है। देखो सामान का क्रय विक्रय व्यापार कहलाता है। ठीक है, अब राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है कि दो राज्यों के बीच व्यापार होना, इसको कहते हैं राष्ट्रीय व्यापार। और जब दो चार देश आपस में व्यापार करते हैं ना, उसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। यानी ऐसे समझो आप, ऐसे मान लो भारत का मैप है कुछ ऐसी प्रकार था। ठीक है, तो भारत के अंदर जो राज्य आते हैं, राजस्थान, नेपाल, ठीक है, ये सब जो आते हैं, नेपाल नहीं और बाकी, नेपाल नहीं और बाकी जो जो भी यहाँ राज्य आते हैं, ये राज्य आपस में व्यापार करेंगे ना, इसको कहेंगे राष्ट्रीय व्यापार। लेकिन जब भारत अन्य देश के साथ व्यापार करेगा, जैसे चीन है ना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तो इसे कहेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार। यानी कोई राष्ट्र अनेक राष्ट्रों के साथ व्यापार कर रहा है, सामान का क्रय विक्रय कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गए आप। यानी व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जो वायु परिवहन है ना, अब ज्यादातर व्यापार क्या होता है, ज्यादातर व्यापार कैसे होता है, वायु परिवहन की सहायता से होता है। मान लो आप भारत में हो, है ना, भारत को अगर व्यापार करना है चीन के साथ, तो वायु परिवहन की सहायता से वो करेगा व्यापार। तो वायु परिवहन जो है ना, वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। तो क्यों निभा रहा है, उसकी विशेषता क्या है, ये 2012 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो देखो, निम्नलिखित कारक उपयुक्त कथन को सही सिद्ध करते हुए हमने कहा है कि वायु परिवहन एक तीव्रतम साधन है, ये गति वाला है, तुरंत पहुंच जाएगा, से व्यापार करना आसान पड़ता है। इसके कारण आज विश्व का कोई स्थान 35 घंटे से अधिक दूरी पर नहीं है। वायु परिवहन से अगर हम चलें व्यापार करने, तो तुरंत वो चीन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो वायु परिवहन है वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे आपको अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जो वायु परिवहन है ना, इसकी विशेषता बताना। जो विशेषता आपको आता है दिमाग में वायु परिवहन का बता दो, नंबर आपको मिल जाएगा। दुर्गम स्थलों जैसे मान लो पहाड़, दलदल, भीड़, जंगलों, ठीक है, आदि जो क्षेत्र हैं, वो वायु परिवहन द्वारा परिवहन संभव हो पाता है। ठीक है, ये जो आपको जगह दिख रहा है ना, इसमें पहाड़ी होते हैं, गंदे, ठीक है, जानवर होते हैं, तो यहाँ पे हमें परिवहन जो है वायु परिवहन वो उड़ के जाता है, चल के नहीं जाता, उड़ के जाता है। तो इन सबसे बच जाता है, इसलिए वो फायदेमंद होता है। आपातकाल की युद्ध के समय वायु परिवहन का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया। आपातकाल आपको पता होगा 25 जून 1975 को आपातकाल लागू किया गया था। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद ने किया था, जो राष्ट्रपति थे उस समय। ठीक है, तो उसके बाद जो है वायु परिवहन का महत्व जो है वो बढ़ जाता है। ये आप समझो। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है तो उसमें एक चैप्टर होगा लोकतांत्रिक पुनरुत्थान, जिसमें आप आपातकाल वाला टॉपिक पढ़ोगे। ठीक है, तो आपातकाल जब लगाया गया था, तब जो वायु परिवहन था ना, उसकी अहमियत बढ़ जाती है, उसकी भूमिका बढ़ जाती है, उसका उपयोग बढ़ जाता है। ठीक है, 25 जून 1975 के बाद से इसका महत्व बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं अपने पांचवें प्रश्न को। पांचवा प्रश्न है हमारा, विश्व में अंतः स्थलीय जलमार्ग के विकास के लिए उत्तरदायी 3 कारकों की व्याख्या करें। अब क्वेश्चन क्या पूछा, विश्व के अंतः मतलब बहुत सारे, स्थलीय जलमार्ग यानी विश्व जो है उसमें जितने भी, अंतः मतलब जितने भी स्थलीय जलमार्ग आते हैं, उनके विकास के लिए कोई कारक बताओ। आप क्वेश्चन समझोगे ना, तभी आपको समझ में आएगा कि आंसर क्या लिखना है। अगर आप क्वेश्चन ही समझोगे तो कैसे समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, पूरा विश्व है, ठीक है, अब स्थल पे जो जलमार्ग होते हैं, जलमार्ग, उनके विकास के लिए, अगर हम इनको विकास करना है जलमार्ग का,
तो हम कैसे विकास कर सकते हैं, ऐसे कौन से कारक हैं, किन्हीं 4-5 कारकों की आप व्याख्या कर देना, नंबर फुल मिल जाएंगे। पहला कारक क्या है, नदियां 12 मासी होनी चाहिए। नदी ऐसी होनी चाहिए जो 12 मासा यानी 12 महीने उस पर जो जहाज चला सकें। जिन नदियों में जल केवल वर्षा ऋतु में ही रहता है, मान लो बारिश हुआ तो नदी पूरा हो जाता है, अगर बारिश नहीं हुआ तो सूख जाता है, तो क्या अगर वो सूख जाता है तो फिर हम नाव चला सकते हैं? मान लो ये नदी है, बारिश हो रहा है हो रहा है हो रहा है, ये भर गया, अब बारिश नहीं हो रहा तो ये खाली हो गया, तो क्या हम इसमें नाव चला देंगे? नहीं चलाएंगे। तो ऐसे नदी को चुनना है जहां वर्षा ऋतु पर वो निर्भर ना हो, वो फुल रहे, ठीक है, वर्ष भर जो है जल मार्गों के रूप में कार्य करे हो, ठीक है। नदियों का मार्ग जल प्रम्पांतों, सोपानी प्रम्पांतों और श्री प्रक्रियाओं और तथा महाखंडों से मुक्त होना चाहिए। नदियों में विसर्ग भी काम होने चाहिए, ठीक है, जिसका सीधा जलमार्ग से प्राप्त हो। शीतकाल में नदियां बर्फ मुक्त होनी चाहिए और नदियों के महीने नदी जो है नदियों के मुहाने साफ रहने चाहिए, जिससे समुद्र यातायात से आंतरिक यातायात का जोड़ा जा सकता है। समझे आप? एक बार आप फिर देखो, क्वेश्चन यही था कि पूरा विश्व है जिसे हम वर्ल्ड कह देते हैं, तो पूरा वर्ल्ड जो है वो है, ये देखो पूरा वर्ल्ड है, आपको उदाहरण देकर समझाता, ठीक है। अब एक मान लो ए नंबर का यहाँ जल मार्ग है, बी नंबर का यहाँ जल मार्ग है, सी नंबर का यहाँ जल मार्ग है, डी नंबर का यहाँ जल मार्ग है। अभी जो 4 जल मार्ग दिख रहे हैं ये नदियां पे चलती हैं, है ना। अब इन चारों जल मार्ग का हम कैसे इनका विकास कर सकते हैं, हम कैसे विकास कर सकते हैं इन चारों जल मार्ग का, ठीक है, कैसे कर सकते हैं, उन्हीं को यहाँ आपको बताना है, बस यही इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अब देखो हम छठे प्रश्न को देखते हैं, स्वेज नहर की विशेषता बताओ। जो स्वेज नहर है, ये टॉपिक, ये चैप्टर, ये फिर ये हमारा एक क्वेश्चन है, ये 2009 के बोर्ड में आ गया है, ठीक है। स्वेज नहर की विशेषता निम्नलिखित है। पहला, इस नहर का निर्माण 1869 में मिस्र में हुआ था। देखो स्वेज नहर जो है, इसकी जो स्थापना है, इसकी जो निर्माण है, वो जो है ना 1869 में मिस्र में हुआ था, ठीक है। यह नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। जो आपको भूमध्य सागर दिखेगा यहाँ से, और यहाँ जो आपको लाल दिखेगा, दोनों को आपस में टच करती है, ये कौन? स्वेज नहर, ठीक है। यह लगभग जो है 180 किलोमीटर लंबी है और 11 से 15 किलोमीटर गहरी है। इसकी लंबाई आपको बता दूं तो 180 किलोमीटर है ना, और जिसकी गहराई यानी गहराई बता दूं तो कम से कम 15 मीटर है, या 11 मीटर मान सकते हो आप, ठीक है। इस नहर के द्वारा यूरोप का दक्षिणी एशिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य की दूरी को उत्तर मासा अंतरिक्ष मार्ग की तुलना में कम हुई है। इस नहर को प्रतिदिन 100 जलयान आवागमन होते हैं। देखो स्वेज नहर जो है, एक दिन की बात करूं ना तो एक दिन में यहां से 100 जल यानी 100 जहाज यहां से गुजरते हैं। एक दिन में 100 जहाज यहां से गुजरते हैं, कहां से? स्वेज नहर से, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझो, इसकी विशेषता है। ज्यादातर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में विशेषता ही का आता है। देखो सड़कों पर संकुलन क्यों हो जाता है? परिवहन संकुलन की समस्याओं को समाधान के उपाय बताइए, है ना, 2012 के बोर्ड में आ गया था। जब सड़क तंत्र यातायात की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित ना हो तो सड़कों पर संकुलन बढ़ जाती है, इसे सड़कों का जाम लगना लग जाता है, ठीक है, ये हो जाता है। सार्वजनिक बस सेवाओं के सुधार व परिवहन के दूरस्थ मार्ग का विकास, अगर हम ये पॉइंट अपनाएंगे ना तो ये जो हमारा सड़क संकुलन है ये खत्म हो जाएगा। उपाय यहाँ पूछ रहा है तो आप उपाय बताओ। सड़कों को चौड़ा करना, उनकी गुणवत्ता को सुधारना, पुलों, है ना, फ्लाई ओवरों तथा दोहरों को मार्गों से निर्माण करना, उच्चतर पार्किंग शुल्क और लगातार निजी वाहनों को नियंत्रित करना, ठीक है। ये आपके आंसर हो जाते हैं। संसार के उपग्रह संचार के किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करें। देखो आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन ना विशेषता का ही आता है, तो आप हर चीज की विशेषता समझो इस चैप्टर से। इस चैप्टर में आपके जितने भी नहर है, जितने भी पत्तन है, वो सभी विशेषता यहाँ पे आपको बताना है। आधुनिक जो अभी समय चल रहा है, मॉडर्न जमाना, आधुनिक तकनीकी ज्ञान के
आधार पर मनुष्य ने संचार व्यवस्था के लिए उपग्रह का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उपग्रहों से संचार का काम किया जाता है। उपग्रह संचार के निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त करवाता है। उपग्रह के माध्यम से संदेश भेजने के खर्च में कमी आई है। उपग्रह संचार प्रणाली, प्रणाली का मतलब होता है स्टाइल, संचार प्रणाली रेडियो तथा टेलीविजन आदि प्रयोग करते हैं। उपग्रह संचार मौसमी की जानकारी प्राप्त करती है और उपग्रह संचार प्रणाली जो है दूसरे पृथ्वी खनिजों को ज्ञात करते हैं। इस प्रणाली द्वारा सैनिक असैनिक कार्यों को सहायता मिलती है। ठीक है, जो उपग्रह होते हैं संसार के। अब देखो आपका 9वां प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, तो संसार के सबसे लंबे पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का नाम बताइए और इनकी विशेषता। देखो यहाँ पे आपको सिर्फ विशेषता वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो ये चैप्टर आपका परिवहन संचार, तो ये जो आपका चैप्टर है इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन विशेषता वाले आएंगे। पूछ सकता है स्वेज नहर की विशेषता बताओ, पनामा नहर की विशेषता बताओ, ये 2015 में आ चुका है। ठीक है, पार साइबेरियन जल मार्ग, रेल मार्ग। ठीक है, रेल मार्ग। अब विशेषता क्या है इसकी? यह रेल मार्ग पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में जो प्रशांत महासागर आता है उसके तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक विस्तृत है। ठीक है, यह 9332 किलोमीटर लंबा, ठीक है, दायरे पंथ से युक्त विद्युतीकृत एशिया का एक तरह से महत्वपूर्ण रेल मार्ग है ये। इसकी लंबाई आपको बता दूं तो 9322 किलोमीटर। ठीक है, यह एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय या फिर यूरोप बाजारों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, इस रेल मार्ग को दक्षिणी से जोड़ने वाला एक योजक मार्ग कहते हैं। यह रेल मार्ग जो है यूराल पर्वत, ओब और ये नीसी नदियों से गुजरता है। ठीक है, सबकी विशेषता आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा इसमें पत्तन आते हैं, पत्तन, और एक तरह से मार्ग आ जाता है। पनामा नहर बहुत सारे हैं तो वो सब आ जाते हैं। पूछ सकता है कि इस नहर की विशेषता बताओ, इस नहर की बताओ, पत्तन की बताओ। ठीक है, ये सब आप पूछ सकते हैं इसमें। ठीक है, अब हम समझते हैं 10वें प्रश्न को। 10वां आपका प्रश्न क्या कहता है? ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है, 2015 में आ चुका है। देखो, वाहक के रूप में मानव से लेकर आजकल के तार मार्गों तक के स्थल परिवहन के विकास की यात्रा का वर्णन कीजिए, है ना। आरंभिक दिनों में मानव स्वयं वाहक है, जिसमें वे डोली पालकी ले जाते थे। पहले थे क्या थे, जो डोली ले जाते थे अपने सर के ऊपर, और बाद में कुछ वर्षों के बाद पशुओं का उपयोग बोझा ढोने। ठीक है, पशुओं का उपयोग कैसे होने लगा बाद में? पहले क्या था कि एक पानी या एक मटकी पानी ले जाना है तो मनुष्य अपने सर पे ले जाएगा, बोरा ले जाना है तो अपने सर पे ले जाएगा, कुछ सामान ले जाना है तो अपने सर पे ले जाएगा। लेकिन कुछ वर्षों बाद जो घोड़े हैं, जो जीव जंतु हैं, उनका प्रयोग करते थे वो लोग। किस लिए? सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, जिसे हम बैलगाड़ी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे समझो आप। ऊँटों का भी प्रयोग करते थे हम सामान को। पहिए के आविष्कार के साथ गाड़ियां, ठीक है, ये इसका भी आविष्कार होने लग गया। माल डिब्बों का प्रयोग महत्वपूर्ण हो गया। भाप के ईंधन के आविष्कार के बाद परिवहन क्रांति आई, जिससे जो रेलवे है वो सर्वाधिक लोकप्रिय तथा तीव्रतम प्रकार बन गया। अंतर्दहन इंजन के आविष्कार ने मोटर्स, कार, ट्रक। अभी आप देखोगे ज्यादातर सामान जो है ना वो या तो ट्रक में जाता है, या तो मोटर गाड़ी में जाता है, बाइक पे जाता है। लेकिन पहले क्या था? पहले मनुष्य खुद अपने कंधों पे, अपने सिर पे उठाकर ले जाता था। फिर धीरे धीरे सुधार हुआ, तो धीरे धीरे जो है मनुष्य ने बैलगाड़ी यानी जानवरों का प्रयोग करने लग गए। वो उसके ऊपर रख कर सामान ले जाते थे, ठीक है, जिसे बैलगाड़ी कहते हैं। लेकिन आजकल वैज्ञानिकों ने ऐसा कुछ कर दिया है कि मोटर गाड़ी, ट्रक, गाड़ियां ये सब बन गई हैं, जिससे जो है सामान ले जाने में आसानी होती है। ठीक है, स्थल परिवहन के नवीनतम विकास पाइपों लाइनों और बाकी जो मार्ग है, इसके तार मार्गों से एक नया आयाम दिया। ठीक है, यानी जो पाइप लाइन है उससे भी हम सामान ले जाते हैं, जैसा कि आपको इसमें पढ़ा भी था आपने परिवहन में, पाइपलाइन परिवहन। ठीक है, टोटल मैंने आपको 11 क्वेश्चन कराए हैं।
10 आपको मैंने कराया है 3 अंक वाले, और एक मैंने आपको 3 आपको करवाया है, ठीक है। 3 मैंने आपको करवाया है 1 अंक वाले, और मैंने कुछ आपको महत्वपूर्ण तथ्य बताए थे इसमें, जो 15 के करीब थे या उससे कम थे, तो इतने थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परिवहन संचार का, वो खत्म हो जाता है। मैंने आपको चैप्टर भी पढ़ा दिए हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करा दिया है। इसके बाद एक चैप्टर हमारा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और उसके चैप्टर को भी हम समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ काम करने हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादातर आपको काम पता ही होगा। आप सोचोगे कि हाँ वही काम के बारे में बोलेंगे, तो देखो मैं उसी काम के बारे में बोलूँगा आपको। वो काम क्या है? चैनल को सब्सक्राइब पहला काम, बेल आइकन पे क्लिक दूसरा काम, वीडियो को शेयर करना तीसरा काम। ये 3 काम आप कर दोगे ना, तो ऐसा समझो कि आप मेरे चैनल के वीडियो देखते हो, तो आप जो है मेरे चैनल का कुछ विकास करना चाहते हो, ठीक है। तो ये काम आपको करने हैं, है ना। देखो ये चैनल जो है ना, ये आपका फ़ायदा करता है, आपको हर चैप्टर जो है ईजी से पढ़ाता है, तो आप भी इसका ये सब काम करो, ठीक है। और बाकी कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।